गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 5 का रिवीजन। तो यूनिट 5 में दो मुख्य टॉपिक हैं। पहला है पार्ट ए, जिसमें हम समझेंगे सब फंक्शन को। पार्ट बी, जिसमें हम समझेंगे प्रोग्रामिंग ऑन डेटा सेट। तो ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट को हमें आज समझना है। तो सब फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन होता है जब हमें मेन फंक्शन के अलावा कोई दूसरा फंक्शन बनाना है तो हम बनाएंगे सब फंक्शन। तो सब फंक्शन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं प्रोग्रामिंग का मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम लिखने के लिए टास्क क्या है। तो हमारा आज का टास्क है दो नंबर को जोड़ना, ऐड टू नंबर। अब इसके लिए हमें फंक्शन भी बनाना सीखना है और इसके लिए हमें सब फंक्शन बनाना भी सीखना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेन फंक्शन और उसमें इन दोनों नंबर को ऐड करके आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम का नाम मेन ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पहली बार कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेन लिखता हूँ और प्रोग्राम को हम लैंग्वेज में ब्लॉक के द्वारा बनाते हैं। तो ब्लॉक का स्टार्टिंग ओपन कर्ली ब्रैकेट से करेंगे और क्लोज एंड किससे करेंगे? क्लोज कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। इन दोनों के बीच जो भी हम लिखेंगे वो हमारा मेन प्रोग्राम के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड टू नंबर का प्रोग्राम लिख रहा हूं। अब टास्क को कंप्लीट करने के पहले हमें एक मैथमेटिक्स समझ लेना जरूरी है कि अगर दो नंबर हैं हमारे पास 2 and 4 है, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन आएगा 6। तो ये एक छोटा सा टास्क है, लेकिन मैं इसको थोड़ा फोकस करके इसलिए समझा रहा हूं कि आपको सब फंक्शन जल्दी समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन के बाद 6 कैसे आएगा। तो हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा जिससे कि हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। सपोज मैं इस तरीके से आउटपुट लिखता हूं, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 + 4। तो जैसे इस फंक्शन को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट 6 मिलना चाहिए, लेकिन हमें अभी कुछ और फॉर्मेलिटी भी इसमें करनी है, क्योंकि प्रिंट एफ का फॉर्मेट होता है कंट्रोल स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट। तो कंट्रोल स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है? हमें ये बताना है कि हमें कौन से टाइप का आउटपुट मिलेगा। तो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इंटीजर टाइप का मिल रहा है, यानी यहाँ पे ना तो डेसिमल नंबर है और ना तो ये सिंबल है, ये न्यूमरिक 6 है। तो इसे हम डिनोट करते हैं %d से। अब
यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 2 पार्ट में प्रिंटफ को डिवाइड कर देंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया जिसको बोलेंगे कंट्रोल स्ट्रिंग, और ये दूसरा पार्ट है जहां पर हम आर्गुमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब ये जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो ये %d के द्वारा हमें यहाँ पे 6 मिलना चाहिए। अब ये प्रोग्राम को थोड़ा सा और हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि हर फंक्शन का काम है कुछ ना कुछ रिटर्न करना। तो ये फंक्शन हमें कुछ दूसरा फंक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे void फंक्शन, यानी ये फंक्शन हमें इसी प्रोग्राम में कंप्लीट हो जाएगा, हमें कुछ और कहीं पर नहीं जाना है। तो हम बोलेंगे void main एंड दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमने printf को यूज किया है। अब printf का प्रोग्राम देखिए मैंने नहीं लिखा है। printf का भी प्रोग्राम कंप्यूटर को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरीके से एडिशन करेंगे, किस तरीके से आउटपुट करेंगे। इन सब का प्रोग्रामिंग यहाँ पे रेडीमेड बना हुआ है, और वो रेडीमेड आपको एक फाइल के द्वारा मिल सकता है, और उस फाइल का नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इस फाइल को हमें केवल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड करने का एक फॉर्मेट लिख रहा हूँ, हैश सिंबल और इंक्लूड। यहाँ पे हमें एंगल ब्रैकेट के द्वारा हमारे हेडर फाइल को, जिसमें कि printf का प्रोग्राम है, उसे यहाँ पे इंक्लूड करवाना पड़ेगा। यानी इस प्रोग्राम को उसके द्वारा हमें रन यानी हेल्प लेके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर stdio.h हम लिखेंगे। अब हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरीके से कंप्लीट है। printf का प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है और मेन का प्रोग्राम हमने लिखा है। ठीक है, तो ये 2 चीज याद रखेंगे। printf का प्रोग्राम इस stdio.h में है और इसका प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। तो मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इसलिए ये मेन फंक्शन कहलाएगा। अब हम इसको रन करने के बाद सब फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे रन करने के लिए आपको ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करना चाहता हूं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर ले रहा हूं और यहाँ पे हम पूरा प्रोग्राम एज इट इज लिखेंगे। तो देखिए इंक्लूड और यहाँ लिखेंगे stdio.h और void और ये मेन प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिक कर्ली ब्रैकेट इंटर करके आ जाता है। यहाँ हम लिखेंगे printf और printf में हम लिखेंगे %d और यहाँ पे लिखेंगे 2 + 4 सेमीकोलन। तो हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से क्लोज करना कंपलसरी है। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, आप इसको क्लिक करिए और अगर कोई मिस्टेक होगा तो हम उसे फिर से डीबग करेंगे या उसे फिर से मॉडिफाई करेंगे, और अगर कोई गलती नहीं है तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन हटा देता हूँ और इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं रन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे कंपाइलिंग प्रोग्राम के बाद एक एरर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर एरर हमें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन लिखना कंपलसरी, ये कैप लगा हुआ है, ये एरो बता रहा है, और यहाँ पे इसे लिखना है बिफोर कर्ली ब्रैकेट है। तो ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है, इस कर्ली ब्रैकेट के पहले हमें इस सेमीकोलन को लिखना है।
तो बहुत क्लियर हमें एरर समझ में आ जाता है। अगर कोई नया है उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी क्लियर बातें कहाँ गलत है वो समझ में आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और फिर से इसे रन करेंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपको आंसर 6 मिल गया है। अब इस 6 को मैं यहाँ पर चाहूं तो थोड़ा सा 2 + 4 भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 = 2, क्योंकि ये जो 6 आया है वो आंसर किसका है, किसके वजह से आया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर आउटपुट है कि 2 + 4 = 6 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम मेरा मेन प्रोग्राम से बन के आया है। तो अब मैं आपको सब फंक्शन की थ्योरी बताऊंगा और फिर प्रैक्टिकल समझाएंगे। तो अब मुझे देखिए सब फंक्शन बनाना है। तो मैं जो फंक्शन बनाना चाहता हूं उसका नाम क्या रखेंगे, ऐड रखेंगे। तो चलिए ये मैं एक ऐड नाम से प्रोग्राम बना रहा हूं और यहाँ पे मैंने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल ढंग से काम करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ला के रख दिया है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ऐड लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऐड है ये मेरा अब इंस्ट्रक्शन बन गया है और ये इंस्ट्रक्शन को अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इस ऐड फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो ये जो ऐड फंक्शन है इसको हम बोल सकते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, हम कॉलिंग फंक्शन बोलेंगे। और ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉल्ड फंक्शन। इसका नाम क्या रहेगा, कॉल्ड फंक्शन रहेगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर लिखता हूं कंपाइलर में तो यहाँ पर भी मुझे 6 ही मिलना चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से हमारे प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पे हम इस मॉडिफिकेशन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से एक बार और देख लेता हूँ। ये देखिए ऐड लिखा है। ये एक चीज और मैं यहाँ भूल गया हूँ, ये जो ऐड फंक्शन है, जैसे ये वॉइड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो ये ऐड फंक्शन को भी रिटर्न नहीं करना है, तो इसे मैं यहाँ पे वॉइड लिखूंगा। अब ध्यान से देखिए मैं इसको रन करके सब फंक्शन के द्वारा बताऊंगा। तो वॉइड ऐड फंक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, नीचे में जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखा था उसको हम कॉपी कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रोग्राम का नाम। तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है, ऐड प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, हम अगर इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो सबसे पहले तो यही प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और ये यहाँ पे कॉल्ड होगा और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को आउटपुट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहीं पर वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर यहीं पे वापस आ जाएगा और यहाँ से ये क्लोज होके हम प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं और रन करने के बाद भी मुझे वही प्रोग्राम मिल रहा है। तो देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने ऐड प्रोग्राम को इस तरीके से समझ लिया है। अब मैं इसके एडवांटेज भी बता दूं कि अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया है तो इसको हम और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं इसको 2 बार कॉल करता हूँ, ऐड, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार कॉल कर रहा हूं तो ये सेम चीज मुझे 2 बार मिलेगी। अब मैं चाहता हूं दोनों चीजें हमें आउटपुट में दिखे, 2 बार दिखेगी। देखिए तो मैं इसे रन कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे
2 बार दिख रहा है 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6। अब इसे मुझे न्यू लाइन में लाना है तो /n हम लगा देते हैं तो हमें न्यू लाइन मिल सकती है। तो अब ध्यान से देखिए, मैं इसे आउटपुट को फिर से रन किया हूं तो 2 + 4 6, 2 + 4 6। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब सपोज करिए कि मुझे और एक अदर फंक्शन बनाना है, जैसे मुझे सपोज करिए कि सब्ट्रैक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, और एक फंक्शन का नाम लिखता हूं, इसका नाम है सब्ट्रैक्शन। अब ये सब्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा और आउटपुट देगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है और आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार मिलेगा मेरे को 2 + 4 6 और दूसरे बार मिलेगा 2 - 4 यानी कि -2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फोकस यहाँ पर करिए कि किस तरीके से आउटपुट हमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें क्या मिला, तो सबसे पहले हमें मिला है 2 + 4। अब दूसरा क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं किया है। अब हम उसको भी कॉल कर लेते हैं तो हमें दोनों आउटपुट एक साथ मिल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 + 4 = 6 मिला है और 2 - 4 = -2 मिला है। तो इस तरीके से हम अपने सब प्रोग्राम को बना सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग। हम किस तरीके से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऐड फंक्शन में, सब्ट्रैक्ट फंक्शन में हम किसी भी वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं, हम जो भी है वैल्यू उसको यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे करके प्रोग्राम में हम आउटपुट को, ये आर्गुमेंट को हम पास कर सकते हैं। जैसे 2 + 4 है, हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, हम जो भेजें उसके द्वारा एडिशन हो। तो देखिए बहुत ही माइनर सा चेंजेस करना है और आपको पासिंग आर्गुमेंट भी समझ लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब 2 आर्गुमेंट भेजूंगा, जिसको 2 और 4 बोलेंगे। अब ये आर्गुमेंट इस फंक्शन में सपोज करिए a के नाम से 2 रहेगा और b के नाम से 4 रहेगा। तो ये 2 हमें प्रोग्राम में वैल्यू मिल रहे हैं a और b, और ये a और b को मैं यहाँ पे अब रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 को a से और 4 को b से। यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, %d लिख देता हूँ। यहाँ पर भी क्या लिख देता हूँ, %d लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कितने %d हुए, 3% d हुए, और यहाँ पर अभी आर्गुमेंट कितने हैं, एक ही आर्गुमेंट है। अब बस ध्यान से देखिए, छोटी सी एक चीज यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। पहला तो a जो कि पहला %d को रिप्रेजेंट करेगा, फिर b जो दूसरे रिप्रेजेंट करेगा %d को, और तीसरा जो है a + b वो तीसरे %d को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ से 2 और 4 भेजा, तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे मुझे चेंजेस मिलने वाले। पहले जो था हर चीज मैंने कांस्टेंट जैसी बनाई थी, अब मैं जो बना रहा हूँ वो बन रहा है वेरिएबल जैसा। तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मैक्सिमम इसमें वेरिएबल हो गए हैं, कोई भी अब इसमें कांस्टेंट नहीं है, केवल प्लस जो है वही कांस्टेंट है, अदरवाइज हर वैल्यू को देखिए वो यहाँ पर वेरिएबल के नाम से चल रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पर 2 + 4 6 मिल रहा है। कंसेप्ट वही है, लेकिन मैंने आपको नए थ्योरी से इसको समझाया है कि हम इस थ्योरी से कैसे a + b को सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या है, देखिए इससे फायदा ये है कि हम पिछले प्रोग्राम में ऐड कर रहे थे तो हमको सेम चीज ही मिल रही थी 2 बार कॉल करने के बाद। अब मैं यहाँ पर 4 + 6 कर देता हूँ, तो इससे फायदा ये होगा कि मैं यहाँ पर अपने
वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ और चेंज करने के बाद मुझे आउटपुट में भी चेंज मिलेगा। यानी 2 + 4 6, 4 + 6 10। तो इस तरीके से हम पासिंग आर्गुमेंट का काम बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने एक और आपको बताता हूँ ऐड करके, जिसमें मैं लेता हूँ माइनस, है ना, -5 एंड -+2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या मिलेगा। तो इसमें आपको मिलना चाहिए, अब देखिए ध्यान से क्या मिलेगा, 2 + 4 6 है, 4 + 6 10 है, -5 + 2 -3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब एक और आपको मैं क्लियर समझा दूं कि ये जो मैं आपको भेज रहा हूं नंबर, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने 2.5 और 4 भेज दिया तो क्या होगा आउटपुट में, जरा देख लेते हैं। तो अब मैं रन कर रहा हूं और रन करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 + 4 और 6 मिल रहा है। यानी क्यों नहीं मुझे दूसरे फ्लोट नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर है 2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ a आपका इंटीजर है, और ये जो 4 है ये यहाँ पर 4 में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ऐसा है कि कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे फ्लोट में ही आंसर चाहिए। तो आपको और एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी फ्लोट लिखना पड़ेगा, और %d के साथ हमें लेना पड़ेगा f, और यहाँ भी f और यहाँ भी f। तो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम फ्लोट हो गया है। अब मैं देखिए फ्लोट को यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे आंसर 2 + 5 और 4 + 4 का मिलना चाहिए 6.9। तो देखिए ध्यान से, क्या हमें 6.9 मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये नंबर मुझे 6.9 यहाँ पे मिल रहा है। यानी बहुत ही सिंपल ढंग से हम लोगों ने बहुत कठिन चीज को समझ लिया है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि पासिंग आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। अब मैं केवल एक और आपको बताना चाहता हूं कि 2 + 4 ही मुझे आउटपुट में एडिशन करना है। तो भाई क्या करेंगे, हमने तो प्रोग्राम फ्लोट का बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे इंटीजर में बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2.0 अगर ध्यान से देखें तो ये इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। तो आपको जब भी इंटीजर बनाना हो फ्लोट में तो 0 लगा देना, आपका जो ये डेटा है वो इंटीजर से फ्लोट हो जाएगा। बस उसको हमें इतना सा चेंज करना है, आंसर हमें यहाँ पे 6 ही मिलेगा। तो जब हम प्रोग्राम फ्लोट का बनाते हैं तो वो इंटीजर भी कंसीडर कर सकता है और फ्लोट वैल्यू को भी कंसीडर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब आपको मैं प्रोग्रामिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने समझ लिया है, और पार्ट बी में आ जाते। तो पार्ट बी में हमें प्रोग्रामिंग ऑन डाटा सेट पर काम करना है। तो देखिए डाटा सेट का मतलब क्या, सेट की बात मतलब डाटा को हमें सेट बनाना है। तो सेट बनाना है यानी कि हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे का मतलब क्या है, सेट ऑफ वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू को सेट बनाना है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाना पड़ेगा और उसमें मुझे वैल्यूज को लिखनी पड़ेगी। तो मैंने सपोज 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा और 10 लिखा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एरे जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 को कंटेन कर लेगा। अभी तक हम जो समझ रहे थे वो इंडिविजुअल वैल्यू की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हमें सेट की बात करनी है। तो ये हमारा जो एरे है वो इस तरीके से सेट वैल्यू बना सकता है। सी में थोड़ी सी दिक्कत बस ये है, या फिर ये बोलिए कि यहाँ पर नियम प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे हम ऐसा चाहते हैं, सपोज 8.5
हम चाहते हैं यहाँ पे 4.3, तो मेरे पास 2 जो है वो इंटीजर है, लेकिन 4.3 और 8.5 फ्लोट है। तो एरे और सी का जो एरे है वो इसे कंसीडर नहीं करेगा, वो इसे इनवैलिड बोलेगा। तो हमें यहाँ पर या तो इंटीजर का सेट बनाना है या फिर फ्लोट का सेट बनाना है। तो ये मेरा जो एरे बना है वो इंटीजर का बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम जो एरे बनाएंगे, अब ये एरे बनेगा हमारा फ्लोट का, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी जैसे 2.0 है, 2 को इंटीजर लेना, 2.0 ले लीजिए, 4.5 ले लेते हैं और 6.0 ले लेते हैं और यहाँ पर 8.3 ले लेते हैं। तो 2 नंबर तो फ्लोट के ही हैं, लेकिन 3 नंबर मेरे इंटीजर के हैं, लेकिन मुझे सबको फ्लोट में ही बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स है या ये हमारे लिए एक नियम है, इसे हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एरे इज, व्हाट इज एरे। अब देखिए एरे की डेफिनेशन, एरे क्या है, एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो ये बन गया आपका एरे। तो एरे को हम इस तरीके से समझते हैं, एरे क्या है, एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है। अब सपोज करिए कि मुझे कुछ और भी तरीके से सेट बनाना है, जैसे मुझे सपोज एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हुआ है ना, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट का हो सकता है एक रोल नंबर होगा, ठीक है, तो ये एक रोल नंबर उसे पता करना पड़ेगा, उसका एक नाम भी होगा, उसे उसका नाम भी लेना पड़ेगा, और साथ में सपोज करिए कि उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पास है कि फेल है, तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा, पास है कि हमारे पास फेल है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको आप ध्यान से देखें। तो रोल नंबर में लिखता हूं से 1 2 3 4 5 और नाम लिखता हूं मैं सपोज ड्रामा। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो डेटा मैंने लिया है, एक डेटा है, ये दूसरा डेटा है, और ये बी पास और फेल तीसरा डेटा है। इन तीनों डेटा में खास बात ये है कि ये इंट टाइप का है, ठीक है, और ये है स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप और ये हो गया हमारे पास कैरेक्टर टाइप। तो ऐसे टाइप के डेटा को अगर हम रिकॉर्ड में बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे स्ट्रक्चर का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड मतलब क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इट इज नोन एज ए स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, और STRU है ना, RUCT, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है भाई। तो ये दो चीज आप लोग मत भूलिएगा कि एरे का डेफिनेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिए दोनों के। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा याद रखना है कि इस तरीके के अगर हमारे पास प्रोग्राम है तो हम इसे इनपुट और आउटपुट कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज बस हमें क्लियर हो गई तो हमारे पास में पूरा कंसेप्ट आ सकता है। तो सबसे पहले हम एरे को देखते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर पर आ जाएंगे। तो एरे को मैं देखता हूं, तो सपोज मैं लिखता हूं राइट ए प्रोग्राम टू रीड एंड राइट एरे
एलिमेंट और एरे डेटा। तो एरे डेटा को मुझे रीड और राइट करना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है और ये मेन फंक्शन वॉइड होगा हमारा। अब इस मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, इंटीजर एरे बनाते हैं। तो ये मैंने इंटीजर एरे यहाँ पर ले लिया है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा बन गया एरे का डेटा का एक डिक्लेरेशन बन गया। किस टाइप का है ये, इंट टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर हमने एरे को बना लिया है। अब क्या करना है भाई, इस एरे को हमें प्रिंट करना है। बहुत ही सिंपल है भाई, प्रिंट एफ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एफ लिखता हूँ। सपोज मुझे 2 नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, %d लेंगे और यहाँ पे हमें एरे का नाम लिखना है और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें उसका इंडेक्स देना है। याद रखें कि इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर का इंडेक्स 0 होगा ना कि 1। तो ये बस याद रखें यहाँ पे कि इसका इंडेक्स 0 है। तो टोटल इंडेक्स कितने होंगे, n-1 होगा। क्यों, क्योंकि 10 का इंडेक्स कितना है, 4 है। तो हमें यहाँ 5 नहीं बोलना है, हमें 4 बोलना है। तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। तो आपको मैं बताता हूँ ये आउटपुट निश्चित तौर पे हमें क्या देगा, 2 ही देगा। अगर मैं इसको रन करके दिखा दूंगा तो आपको देखिए पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे रन करके आपको बता देता हूं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस, देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फिर आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को अब फिर से बना के दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो अब इस प्रोग्राम को देखिए हम रन करते हैं और हमें मिलना चाहिए 2 ओनली। हमें क्या मिलना चाहिए, 2 ओनली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कुछ मिस्टेक आ रहा है, उस मिस्टेक को देखते हैं हम। तो दिस इज द यूर वार्निंग एक्सेस एलिमेंट इन इसके। अच्छा एक देखिए सबसे चीज जो भूल गया था मैं, उसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एरे की साइज को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, 5 है, ठीक है। तो एरे की साइज को हमें यहाँ पर कंपलसरी बताना है कि इस एरे में 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से पूरी चीज सही हो गई है और हम अब इसे रन करके देखते हैं और हमें आउटपुट 2 मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी थ्योरी और हमारा प्रैक्टिकल दोनों ही साथ में साथ चल रहे हैं। अब सपोज करिए कि मुझे 10 निकालना है ना, 10 नंबर को मुझे प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए हमें 4 लिखने के बाद क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर ये जो डबल कोट लगाता हूँ ना, ये क्या है, ये कमेंट्स कहलाता है, ठीक है। इससे हम कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोई भी चीज को कमेंट्स यानी कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसे वो सिंटेक्स नहीं मानेगा, उसे वो लेमेन का डॉक्यूमेंटेशन ही समझता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश हर समय करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए ध्यान से हमें 2 वैल्यू मिली है, एक है 2 और दूसरी है 10। तो एक्चुअल में दोनों इसलिए पास पास है कि हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पर भी हमने स्पेस नहीं दिया और यहाँ पर भी हमने स्पेस नहीं दिया। इस कारण से अगर यहाँ पे हम /n लगा देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अब हमें 2 और 10 मिलेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज मुझे अब 4 निकालना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक्चुअल में थोड़ी चीजें और आगे की अभी से बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 6 आउटपुट करना है, तो 6 आउटपुट करने के लिए हमें क्या इंडेक्स लगेगा, तो इंडेक्स हमें यहाँ पर लगेगा 2 0 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर फॉलो नहीं किया है ना। ऑर्डर फॉलो का मतलब क्या है,
देखिए 2 के बाद मैं 10 को प्रिंट कर रहा हूँ और 10 के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ 6 को। तो इस तरीके की हम रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें लगाना है कि हमें सारे के सारे वैल्यू एक के बाद एक मिले तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के द्वारा इसे कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर लूप से भी समझाता हूं तो आपको अब पूरा क्लियर समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या था। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप बनाने वाला हूँ। तो देखिए फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा इंडेक्स, ये चलेगा आपका 5 के नीचे तक चलेगा। ठीक है, और इंडेक्स को हम कर देंगे यहाँ पे एक इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स हो गया। और देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे अब प्रिंटफ जो दिया है वो फॉर के अंदर दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, बस एक और चीज हमें लगेगी कि भाई इंडेक्स क्या है। इंडेक्स भी हमारा इंटीजर है। तो इस तरीके से हम इसको अगर रन करते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिल रहा है ओनली 2। कितने बार मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है। तो ये तो भाई कैसी बात हो गई, हमको चाहिए था 4, 6, 8, 10, पर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब गलती ये है कि ये जो आपने कांस्टेंट रखा है इसे क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे, हम इस इंडेक्स को यहाँ पर लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिख दिया। तो जैसे मैं इंडेक्स लिखूंगा देखिए यहाँ पे मुझे 2, 4, 6, 8, 10 मिलने लगा है। मेरे ख्याल से इससे सिंपलेस्ट तो अब आपको समझ में आ ही जाएगा, अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब देखिए एरे को हम उल्टा भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी पहले 10, 8, 6, 4, 2। अब इस केस में क्या करना है, इस 0 को 5 कर देते हैं, नहीं 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तो 4 ही है। और ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका दैट इज लेसर देन -1 तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ इज इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करके देखता हूँ। पहले 10, 8, 6, 4, 8 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हमें क्या मिल रहा है, 10, 8, 4, 6, 2 ये मिल रहा है। मतलब हम अपने एरे को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा हम चाहें वैसा हम प्रिंट कर सकते हैं। और इस टाइप के एरे को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज योर 1 डायमेंशनल एरे। याद रखेंगे कि इस तरीके की चीज को हम 1 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सेस हो या वाई एक्सेस ही हो, उसको बोलते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल एरे। और अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको 2 डायमेंशनल एरे। एरे मेरा कैसा है, 2 डायमेंशन का है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं किस तरीके से करूंगा, तो मैं इसे करूंगा, अब देखिए मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं। कैसे, तो 1 and 2 और यहाँ पे कर देंगे 3 and 4। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स के जैसा 2 डायमेंशन, यानी आपके यहाँ पर 2 by 2 का कंसेप्ट हो गया। यानी फर्स्ट रो में 1 और 2 है और सेकंड रो में 3 और 4 है। तो इस तरीके से जो हम यूज करते हैं इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे को भी हम सिंगल डायमेंशनल एरे जैसा ही यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी ज्यादा आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 2 डायमेंशनल एरे बनाना। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाएंगे, देखिए मैं 2 by 2 का बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हो गया 2 by 2। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल। तो ये मेरा क्या है, 2 डायमेंशनल इंटीजर। तो ये मेरा 2 डायमेंशनल इंटीजर है और यहाँ पे मुझे कितना लेना है, 2 by 2 लेना है। तो
तो पहला वाला हो गया आपका 0 1 और इसके बाद हो गया 0 2। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पर 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, है ना। इसको मैं ले लेता हूँ 20 40 60 और 80, जिससे कि आपको ये वैल्यू दिखने लगे। ठीक है, तो अब देखिए 20 40 60 80, तो मुझे 20 प्रिंट करना है। तो 20 प्रिंट कैसे करेंगे भाई, तो 20 प्रिंट होगा 0 एंड 0 लोकेशन। तो 0 0 लोकेशन में क्या है आपका 20 है, और 0 1 लोकेशन में 40 है। तो अब देखिए इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो अगर ये प्रिंट हो जा रहा है आपका, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल बोलना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको मिल रहा है दैट इज 20, यहाँ 20 मिल रहा है। अब इसको मैं दूसरा लेता हूँ भाई, तो सेकंड नंबर को प्रिंट करेंगे। तो अब क्या होगा, जल्दी से आप खुद ही कैलकुलेट करके बताओ। ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, तो 0 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20 और 40। ठीक है, ये 20 और 40 मिल गया। अब हमें क्या करना है, 60 और 80 लेना है। तो 60 और 80 के लिए क्या करेंगे, 60 और 80 के लिए हमें यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें यूज करना है 1, क्योंकि ये सेकंड रो की बात हो गई और ये सेकंड की हो गई। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पूरे वैल्यू मिल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इंडेक्स है तो 2 लूप भी हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके के कंसेप्ट को हम लोग 2 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, और इसमें हम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, है ना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, इस तरीके से हमको जो भी करना है हम उसको यहाँ पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको एक और 2 नंबर का एडिशन करके बस बता देता हूँ, तो आपका पूरा का पूरा, वैसे सब्ट्रैक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करिए कि मेरे पास 2 एरे है, तो दिस इज 2 डायमेंशनल ए, है ना, इसको मैं ए बोलता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है 2, ये भी है 2, ये भी है 2, सब 2 2 है, और दूसरे में हम 3 3 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। तो ये हो गया मेरा पहला एरे 2 डायमेंशनल का, और दूसरा डायमेंशन का एरे बन गया ये। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 3 और 3 और 3 और ये 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो हम चाहे तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, मैनुअली जैसे ऐड करते हैं, या फिर हम फॉर लूप के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं फॉर लूप के द्वारा बताता हूँ, ये ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पर 2 फॉर लूप लगाएंगे हम, और यहाँ पे हमको एरे को आउटपुट में बनाना है। तो हम एक और एरे बनाएंगे जो कि हमारा रिजल्ट एरे कहलाएगा। ठीक है ना भाई, तो रिजल्ट एरे भी तो लेना पड़ेगा ना, तो दिस इज द योर रिजल्ट एरे। तो यहाँ पर आप ले लीजिए रिजल्ट एरे, तो दिस इज सी हो गया। अब यहाँ लगा देते हैं सेमीकोलन, तो यहाँ पर आएगा आपका रिजल्ट एरे। तो रिजल्ट एरे आपका क्या है, 2DC है, दिस इज योर, है ना, दिस इज योर आई एंड दिस इज योर जे इज इक्वल टू, है ना। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये मेरे को प्रिंट में लगेगा, तो चलो फिर से लेके आ जाएंगे। तो लेट वी हैव दिस एडिशन। तो एडिशन कैसे बनेगा, एरे ऑफ दिस इज द योर एरे ऑफ ए प्लस एरे ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और यहाँ लिखा देता हूँ जिससे कि आपको दिखेगा। तो ये आपको मैं पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी कर देंगे। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एडिशन, और यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप क्या चलेगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू, हम लेंगे यहाँ पे 1 और आई प्लस प्लस। तो ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा मैं प्लस प्लस क्यों लगा रहा हूँ,
और क्यों मैं यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। अब मैं जे को भी यूज करूंगा, यहाँ पे 2 इंडेक्स रहेंगे मेरे पास इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे मेरे को मिलेगा जे प्लस प्लस। तो यहाँ से तो बन गया आपका एडिशन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे, तो प्रिंट व्हाट प्रिंट, तो प्रिंट मुझे चाहिए, प्रिंट कौन सा चाहिए, एरे ऑफ, है ना, दिस इज द आपको एरे चाहिए, एरे यानी %d, और कौन सा एरे चाहिए, एरे रिजल्ट वाला चाहिए, इसके अंदर i, इसके अंदर j, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना है। तो अब बस यहाँ पर i और j को भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि इंट i है और इंट j है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजें मिल गई। अब आंसर में कितना मिलना चाहिए, 2 + 3 यानी कि 555 मिलना चाहिए। तो अब चेक करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है 5555 मिल रहा है। तो ये आंसर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में नहीं है। अगर इसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लाना है तो थोड़ा सा और ब्यूटीफुलनेस लाने के लिए मैंने एक स्पेस लगाया। अब स्पेस लगाने से क्या हो रहा है कि मुझे 5 के बाद स्पेस और 5 के बाद स्पेस और 5 के बाद ये पूरा स्पेस मिल रहा है। देखिए अब मुझको क्या करना है, 2 5 को नीचे लेके आना है। तो जब 2 5 को नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक printf लेना पड़ेगा, और ये printf का काम है /n करना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने /n कर दिया है, लेकिन ये जो है वो मेरे हैं फॉर लूप के अंदर। तो मुझे इसे ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लॉक को क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 5555, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे का एडिशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से एरे का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वैसे 10 मिनट और बचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और हम बनाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। सो अच्छे से समझिए आप इसको और अच्छे से रिवीजन करिए, जिससे कि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।